चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। शायद कुछ तो भी चालू ना रही। वेट अ मोमेंट गाइस, वॉइस आ रहा है अभी मेरा? ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा शायद आवाज नहीं आ रहा था आप लोगों को, फिर से चालू करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है? मैग्नेट के बारे में पढ़ता है। ठीक है, जैसे कि इसके पहले प्रीवियस 2 चैप्टर्स थे, उसके अंदर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसके अंदर हम लोगों ने चार्ज को रेस्ट कंडीशन में रखा था और हमने देखा था कि जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो कैसे बिहेव करता है, कौन सी फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां पर देखी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखा कि चार्ज अगर मोशन करेगा तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो दास के 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने चार्ज का स्टडी किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैग्नेट की तरफ। ठीक है, द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, नाम क्या भैया चैप्टर का? मैग्नेटिज्म। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिज्म। क्या होता है मैग्नेट? ठीक है, और क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिज्म। तो स्टार्ट करता हूं चैप्टर को मैं। देखो, वैसे तो मैग्नेट का और मैग्नेटिज्म का जो स्टडी है वो 600 BC से चल रहा है, उसके पहले से चल रहा है। ठीक है, लेकिन 20वीं सेंचुरी के अंदर जो साइंटिस्ट लोग थे इसे अंडरस्टैंड करने लगे। ठीक है, 20वीं सेंचुरी के बाद से पकड़ लो। ठीक है, साइंटिस्ट लोग इसे अंडरस्टैंड करने लगे, या फिर ऐसा बोले कि इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने लगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज या फिर मैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करने लगे। चले आ रहा है ये 600 BC के पहले से, लेकिन इसको प्रॉपर साइंटिस्ट लोग कब अंडरस्टैंड करने लगे? 20वीं सेंचुरी के बाद से अंडरस्टैंड करने लगे। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिज्म की स्टडी साइंटिफिकली करी थी। ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म को इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया था। ठीक है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज व्हाट? विलियम गिलबर्ट। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने इसको साइंटिफिकली शो किया था मैग्नेटिज्म को। ठीक, उसके बाद में कई सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि ओरेस्टेड करके एक साइंटिस्ट थे। ओरेस्टेड ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट को मिक्स करके बताया था। देखो मैं आपको बताऊं कि 1820 के पहले चार्ज वाला पार्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पार्ट कहलाता था। ठीक है, और मैग्नेट वाला पार्ट यानी कि मैग्नेटिज्म कहलाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 1820 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था ओरेस्टेड। ठीक है, इन्होंने इन दोनों पार्ट के बीच में क्या बता दिया? एक रिलेशन बता दिया। ठीक है, ओरेस्टेड ने क्या करा? इन दोनों पार्ट के बीच में क्या बता दिया? एक रिलेशन बना दिया और एक नया पार्ट शुरू कर दिया जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या नाम दिया उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब
चार्ज वाले पार्ट की और मैग्नेट वाले पार्ट की कंबाइंड स्टडी शुरू हो गई आफ्टर 1820। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने इन दोनों पार्ट्स के बीच में और रिलेशन बना दिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर और इनोवेटिव पार्ट्स बना दिया, मतलब और बहुत सारी चीजें इनोवेट कर दी इन्होंने, मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ये सब जो थे उन्होंने मैग्नेट को ओरिजिन से लेकर स्टडी किया था। ठीक है, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन ओरिस्टेड और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, फैराडे, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो पार्ट को मिक्स किया था, मतलब एक इलेक्ट्रिक पार्ट हो गया और एक मैग्नेटिक पार्ट हो गया। इनको मिक्स करने वाले साइंटिस्ट सबसे पहली बात जो थे वो ओरिस्टेड थे। मिक्स करना मींस व्हाट, इनके बीच में उन्होंने क्या फाइंड आउट कर दिया था, रिलेशन, कि ये पार्ट, दोनों पार्ट इंटरकनेक्टेड है भैया। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो साइंटिस्ट थे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, वो सारे मैग्नेट का स्टडी करे थे। तो सबसे पहले हम लोग समझते मैग्नेटिज्म है क्या, उसके बाद फिर इनका कॉम्बिनेशन भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट का स्टडी कर लेते हैं पहले। देखो स्टार्ट करता हूं। पहली बात, मैग्नेट इज एन आयरन ओर। ठीक है, मैग्नेट क्या है, एक आयरन का ही ओर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है। अब आप सोच रहे होंगे ना भाई मैग्नेट नाम कहां से पड़ा, तो मैग्नेट नाम यहां से पड़ा है क्योंकि एक आयरन का ओर होता है जिसका नाम होता है मैग्नेटाइट, और इसका केमिकल फॉर्मूला Fe3O4, यहां से इसका नाम आया। ठीक है, इसका नाम मैग्नेट यहां से पड़ा। और दूसरी बात, ये पहली बार कहां मिला था, एक एंशिएंट सिटी थी जिसका नाम है मैग्नेशिया, उसके पास से डिस्कवर हुआ था। इसीलिए इन दो कारणों से इसका नाम क्या रखा गया है, मैग्नेट रखा गया है, क्योंकि एक तो ये आयरन का ओर है, ठीक है, जिसका नाम है Fe3O4। आपको एक और बात यहां पर जानना होगी कि मैग्नेट के अंदर 72% ऑफ आयरन ही होता है। ठीक है, 72% ऑफ क्या होता है, आयरन से ही मिलकर बना होता है मैग्नेट। ठीक है, इसीलिए इसे आयरन का ओर कहा जाता है, और आयरन के ओर का नाम क्या होता है, मैग्नेटाइट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या है, Fe3O4। ठीक है, और ये कहा सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, एक चाइना की एंशिएंट सिटी है जिसका नाम क्या है, मैग्नेशिया। ठीक है, पहला डिस्कवरी इसका वहां हुआ था। ठीक, आगे मैं बात करूं तो मैग्नेट हमेशा आपको, इट इज ए हेवी, एक हेवी पार्टिकल है या फिर हेवी सब्सटेंस है। दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि इसका जो कलर होता है, ठीक है, इसका जो कलर होता है वो हमेशा आपको कैसा मिलता है, डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर में पाया जाता है। ठीक है, कलर कैसा रहेगा भैया, डार्क ग्रे रहेगा या फिर ब्लैक कलर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। हेवी होता है, कलर की बात अगर मैं करूं तो डार्क ग्रे कलर होता है या फिर कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, अब मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो एक बात मैं आपको पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको कि विलियम गिलबर्ट ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, मैंने आपको विलियम गिलबर्ट की बात बताई, उन्होंने साइंटिफिकली मैग्नेटिज्म का स्टडी किया था, लेकिन उन्होंने एक और काम किया था विलियम गिलबर्ट ने। उन्होंने बोला था कि अर्थ के अंदर भी एक वीक मैग्नेट है, या फिर अर्थ इज बिहेव लाइक अ वीक मैग्नेट। ठीक है, अर्थ भी कैसे बिहेव करती है, एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बताया था, विलियम गिलबर्ट ने बताया था। ठीक है, अगर आप किसी भी मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करोगे, ऐसे आप कोई भी मैग्नेट है उसको आपने ऐसे लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो उसके पास में कौन सा डायरेक्शन पोल्स होते हैं आपको पता है, मैग्नेट के पास में 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, हाँ एक और बात याद रखो, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था कि वहां पर मोनोपोल हो सकता है, लेकिन यहां पर कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये नॉर्थ और साउथ कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको देखेंगे तो मैग्नेट के कितने 2 पोल होते हैं, ये N क्या है आपका, कौन सा पोल है भैया, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, N का मतलब क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये S का मतलब क्या है आपका, साउथ पोल है। ठीक है, N का मतलब क्या है आपका नॉर्थ पोल, और S का मतलब आपका क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, तो ये दोनों पोल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि मोनोपोल
डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बात समझ में। आज तक देखो अभी भी रिसर्च चल रहा है कि मोनोपोल एग्जिस्ट होंगे कि नहीं, आइसोलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं दोनों पोल, ठीक है। आप चाहे मैग्नेट को कितने ही पीस में कट कर दो, जैसे मान लो आपके पास में कोई बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है, आपने उसको 2 पीस में कट किया, ठीक है, यहाँ से कट किया मान लो, तो आप सोचते हैं कि नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो मैग्नेट है इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा और दूसरा वाला जो मैग्नेट है उसमें भी नॉर्थ साउथ रहेगा, ठीक है। भले इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाएगी, मैग्नेटिज्म जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन इसमें भी 2 पोल आएंगे और इसके पास में भी 2 पोल आएंगे, ठीक है। ये पोल्स कभी भी यहाँ पर अलग नहीं होते, ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोनोपोल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि जब आपने मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड किया है, ठीक है, मतलब मैग्नेट को अगर आपने ऐसे टांगा है और ऐसे रोटेट कर दिया, घुमा दिया, ठीक है, मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दिया, ऐसे लटका दिया और ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो वो हमेशा जब रुकता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन होती है? रुकने के बाद में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। ऐसा क्यों? ठीक है भैया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा क्यों रुकता है ये? उसके पीछे रीजन ऐसा माना गया है कि अर्थ के अंदर वाला जो मैग्नेट है, ठीक है, जैसे कि विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अर्थ के अंदर भी एक इमेजिनरी मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर वाला जो मैग्नेट है उसे माना जाता है कि वो कैसा लगा हुआ है? साउथ नॉर्थ, ठीक है, कैसा लगा हुआ है? साउथ नॉर्थ। इस चैप्टर में हम लोग वो भी पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का भी स्टडी करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म? मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो मैग्नेट है वो कैसे लगा हुआ है? साउथ नॉर्थ लगा हुआ है, ठीक है। अगर अर्थ का मैग्नेट आपका साउथ नॉर्थ लगा हुआ है तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी आप मैग्नेट टांगोगे वो रिपल होगा, और रिपल होने के कारण यहां पर कैसा टंगेगा भैया? नॉर्थ साउथ टंगेगा। मतलब अर्थ के ऊपर अगर आप कोई मैग्नेट लटकाते हो, सस्पेंड करते हो, तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर वाला जो मैग्नेट है वो कैसा है भैया? साउथ नॉर्थ है, ठीक है। तो सस्पेंशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। देखो पहला क्या पढ़ा हमने? मैग्नेट क्या है? एक आयरन का ओर होता है, वहां से इसका नाम आया मैग्नेटाइट, ठीक है, जिसको इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4, ठीक है, मैग्नेटाइट इसका नाम है, ओरिजिनल नेम इसका, ठीक है। आयरन का ओर होता है, केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 है। ये एक एंशिएंट सिटी मैग्नेशिया करके एक सिटी है, वहां पर इसका डिस्कवरी हुआ था, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट दिया गया है। ये एक हेवी पार्टिकल है। दूसरी बात, इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रे या कैसे कलर में अवेलेबल है? ये ब्लैक कलर में अवेलेबल होता है, ठीक है। 72% ऑफ इसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप देखेंगे तो मैग्नेट के पास में 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। आप इन दोनों पोल्स को कभी भी अलग नहीं कर सकते, मींस नेवर मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप मोनोपोल कभी नहीं बना सकते, पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते आप, ठीक है। और अगली बात हमने क्या पढ़ी कि अगर आप मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करोगे, ठीक है, तो सस्पेंड करने के बाद वो हमेशा कैसे लगेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों लगेगा? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेट है वो कैसा लगा हुआ है? साउथ नॉर्थ लगा हुआ है। उसके साउथ नॉर्थ लगने के कारण ही ये जो अर्थ के ऊपर वाला मैग्नेट है वो कैसे सस्पेंड करता है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर सस्पेंड करता है। ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर 2 में एन पोल को पास में लेकर आओ, जैसे ये मैग्नेट है, मान लो एक मैग्नेट ये, तो अब अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ को पास लेकर आऊं और साउथ साउथ को पास लेकर आऊं, तो सेम पोल है, तो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपल करेंगे, ठीक है। याद रखो, जो सेम पोल्स होंगे वो क्या करेंगे? हमेशा रिपल करेंगे। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि भैया सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। जो सेम पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे, अपोजिट पोल्स को पास में लेकर आएंगे, जैसे एक नॉर्थ साउथ है और ये ऐसा लिख दिया मैंने साउथ नॉर्थ, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो सेम पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ ली, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगल पोल नहीं रह सकता, आप चाहे मैग्नेट को कितने ही पार्ट के अंदर क्या कर दो? कट कर दो, ठीक है। एक खास बात रह गई है कि जब भी मैग्नेट को आप किसी भी जगह प्लेस करते हो, मैग्नेट अगर रेस्ट कंडीशन के अंदर है, मैग्नेट को आपने जैसे यहाँ रखा, जैसे मैंने मैग्नेट रखा है, तो हमेशा ये अपने आजू बाजू क्या बना लेता है? एक फील्ड बना लेता है, और उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर हमेशा क्या क्रिएट कर लेता है? एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चलो इस फील्ड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में वही दिया 2nd नंबर पर।
देखो क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, यस आई नो, ठीक है, वो हम लोग जूम पर कंप्लीट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के रिमेनिंग है वो जूम पर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड द सेकंड थिंग इज, कोई पूछ रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें और होती 28% में क्या है, तो तन्मय ने वहाँ पर कमेंट किया है, द कमेंट इज राइट, वही चीज़ें अवेलेबल है 28% के अंदर, ठीक है। चलो अब हम लोग मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। Space surrounding of a magnet where another magnet feel a influence of first magnet is known as मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेट के सराउंड का वो स्पेस जहां पर अगर कोई दूसरा मैग्नेट जाता है, ठीक है, तो उसे फर्स्ट वाले मैग्नेट का क्या फील हो, इन्फ्लुएंस फील हो, मतलब क्या फील हो, फोर्स फील हो ओवरऑल, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो वो अपने सराउंडिंग स्पेस में क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। वैसे ही मैग्नेट का है, ठीक है। मैग्नेट अगर कैसी कंडीशन के अंदर है, रेस्ट कंडीशन के अंदर है, तो अपने सराउंडिंग स्पेस के अंदर हमेशा क्या बना लेता है, मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट एंटर करता है तो उसे फर्स्ट वाले मैग्नेट का क्या फील होता है, इन्फ्लुएंस फील होता है, ठीक है। सो बात करिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेट के सराउंड का वो स्पेस जहां पर दूसरा मैग्नेट क्या फील करे, फोर्स फील करे, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो ये मैग्नेट है, तो ये इसकी क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर कोई एंटर करेगा, ठीक है, तो दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक पार्टिकल कोई एंटर करेगा तो उसे क्या फील होगा, ये फोर्स फील होगा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक field is represented by magnetic lines of force, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज है आपकी बुक के अंदर, मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होकर कहा जाती है, साउथ पोल तक जाती है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एन पोल एंड एंड ऑन ए साउथ पोल। कहाँ से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, और कहाँ एंड होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, साउथ पोल पर हमेशा एंड होती है, क्योंकि नॉर्थ पोल को एज ए पॉजिटिव पोल कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आपको पता है पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहा जाता है नेगेटिव पर जाता है। देखो सेम कहानी है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कहानी थी वैसे ही यहाँ पर भी है। चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होता था तो अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था,
वैसे ही यहाँ पर अगर मैग्नेट कैसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो अपने आजू बाजू क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करेंगे। देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो भैया कहाँ से स्टार्ट होती है, एन पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे खत्म होती है। ठीक है, एंड ऑन साउथ पोल, नेवर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। ठीक है, ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी, ना ही एक दूसरे से मिलेंगी। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लो दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दो एक दूसरे से अगर मिल जाती है, तो फिर फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालते वो भी समझो। इफ वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम magnetic lines of force, we get direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से क्या डाले, एक टेंजेंट डाले। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यहां से मैं क्या डाल दूं, एक टेंजेंट डाल दूं। ठीक है, सो मुझे किसकी डायरेक्शन मिल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय वेक्टर बी, बिकॉज बायोट सेवेट ने फर्स्ट बार डिस्कवरी किया था, इसीलिए इसे बी से डिनोट करते हो। सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से मैं क्या डाल दूं, एक टेंजेंट। देखो टेंजेंट डाली मैंने, ये क्या थी आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, यहां से मैंने क्या डाली, एक टेंजेंट डाली। तो जैसे ही मैं टेंजेंट डालता हूं तो मुझे किसकी डायरेक्शन मिल जाती है, मुझे डायरेक्शन मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि ये इंटरसेक्ट और मीट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दो लाइंस एक दूसरे को मीट या इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हमेशा पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। ग्रुप ऑफ magnetic lines of force is known as tube of force और मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे वहां पर आपको याद रहेगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ग्रुप बनाते थे, बंडल बनाते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ग्रुप बनाते थे या बंडल बनाते थे, तो उसे हम लोग ट्यूब ऑफ फोर्स कहते थे। ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा भैया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का ग्रुप बनाते हैं, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्यूब ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, ट्यूब ऑफ फोर्स कहते हैं या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ट्यूब ऑफ फोर्स कहते हैं या फिर उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ध्यान दो आगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते थे। ठीक है, यस, याद आ रहा रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। उसके पहले वाले चैप्टर में ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी सेम है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते थे, हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया से। कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया से। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, उसे हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया से। कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। दिस B is denotes what, magnetic induction. What is the meaning of magnetic induction? Magnetic induction means strength of magnetic field. जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब क्या होता था, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर है। ठीक है, नाउ B से इसे डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट दे सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक यूनिट ये भी होता है टेस्ला। ठीक है, क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, और साथ ही साथ में क्या यूनिट होता है इसका, टेस्ला भी एक यूनिट होता है। यहां ध्यान रखो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, क्योंकि एक यूनिट इसका गॉस भी है। ठीक है, सो 1 टेस्ला बराबर से कितना होता है, 10⁴ गॉस भी होता है। ठीक है, दिस आर द यूनिट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अगली बात ध्यान रखो, if magnetic lines of force are crowded, मतलब कई सारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक ही जगह पर हो, क्राउडेड रीजन हो, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज हाई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कैसा रीजन है, क्राउडेड रीजन है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू B की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी वहां भी पढ़ी हम लोगों ने। इफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर सेपरेटेड, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर कैसे रीजन में सेपरेटेड है, एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो जब सेपरेटेड रीजन में है तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी भैया, कम होगी। ठीक है, B की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर है भैया यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बार मैग्नेट क्या होता है वो समझेंगे। बार मैग्नेट है ना, मैग्नेट ही होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर क्या क्या सेम थिंग्स इन दोनों के बीच में वो भी देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट को कंपेयर करेंगे। चलो बार मैग्नेट क्या होता है वो देखते हैं।
बार मैग्नेट यानी मैग्नेट ही भाई, बात एक ही है। इस तरीके से कुछ रहता है मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट बना लिया मैंने। पोल्स थोड़े अंदर होते हैं। यहां पर जैसे मैं N पोल मान लेता हूं, तो यहां पर मुझे क्या मानना पड़ेगा, S पोल। ठीक है, या फिर इधर S मान लो और उधर N मान लो, या N मान। ठीक है, इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2L। ठीक है, कितना डिस्टेंस होता है, 2L का डिस्टेंस होता है। ठीक, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, कॉर्नर्स की जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज नोन एज जियोमेट्रिक लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ। और ये जो 12 होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और मान लो जो एक्सिस ये पोल को पास करके जाती हो, मैंने माना ये एक्सिस किसको पास करके जा रही है, पोल्स को पास करके जा रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या कहा जाता है इसे, एक्सिस ऑफ डायपोल। यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, सेंटर जैसे ही मिल जाएगा यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस L होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, L होगा, क्योंकि टोटल 2L है ना, तो LL में सेपरेट होगा। अब जो एक्सिस सेंटर से परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि ये एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस क्या होगी, सेंटर से परपेंडिकुलर होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर ऑफ डायपोल। ठीक है, क्या कहते हैं, इक्वेटर ऑफ डायपोल कहते हैं। जो एक्सिस क्या किससे परपेंडिकुलर होती है, सेंटर से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी को हम लोग बार मैग्नेट भी कह सकते हैं या फिर मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल क्यों कहेंगे भैया, क्योंकि दो पोल्स को सेपरेट करके बता रहा है। ऐसे ही हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कितने पोल्स हैं, यहाँ पर दो पोल्स, एक N पोल और एक S पोल। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है पहले वो समझो, एक एक बात समझते हम लोग। पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक नेचर ऑन पोल is known as पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, कितना मैग्नेटिक नेचर पोल पर अवेलेबल है, ठीक है, वही इसकी क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ N पोल, नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है प्लस QM से उसे डिनोट करते हैं। मतलब नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, इसीलिए इसको कैसे डिनोट करते हैं, प्लस QM से। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ ऑफ S पोल, साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है माइनस QM। ठीक है, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, माइनस QM। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, प्लस QM। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक नेचर ऑन पोल इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल के ऊपर कितना मैग्नेटिक नेचर अवेलेबल है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बातें बताई आपको, एक्सिस ऑफ डायपोल क्या होता है।
एक्सिस ऑफ डायपोल का मतलब क्या है? अ लाइन which passes through poles of magnet, ऐसी लाइन जो मैग्नेट के कहाँ से पास होती हो, पोल से पास होती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ डायपोल कहते हैं। ठीक है, और इक्वेटर ऑफ डायपोल का मतलब क्या होता है? लाइन which is passes through center of dipole। ठीक है, जो लाइन पोल्स के थ्रू पास होती है उसे एक्सिस ऑफ डायपोल कहते हैं, जो सेंटर से पास होती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू डायपोल। डायपोल से कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। और कहाँ से पास होनी चाहिए? डायपोल के सेंटर से अगर पास हो रही है तो दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वेटर ऑफ डायपोल। ठीक है, अगर पोल्स के थ्रू पास हो रही तो दिस इज नोन एज व्हाट? क्या कहते हैं उसे? एक्सिस ऑफ डायपोल कहते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर और कुछ बात है कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो किसके बीच की लेंथ होती है? दोनों पोल्स के बीच की लेंथ होती है। और ज्योमेट्रिक लेंथ किसके बीच की लेंथ होती है? दोनों एंड्स के बीच की लेंथ होती है। तो एक रिलेशन होता है इसके अंदर यहाँ पर, अगर आपको मैग्नेटिक लेंथ निकालनी है तो मैग्नेटिक लेंथ बराबर से क्या होती है? 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, किसके बराबर होती है? 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट? 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ के इक्वल होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आती है एक टर्म मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायपोल। ठीक है, क्या आता है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायपोल। तो डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायपोल मतलब क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है बेटा किस किस का? पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ पोल इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ क्योंकि दोनों पोल्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही मैग्नेटिक लेंथ होती है। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ पोल इनटू क्या लिख सकते हैं? उसको मैग्नेटिक लेंथ लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायपोल कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायपोल का मतलब क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ पोल इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग यहाँ पर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं एज पर योर बुक। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया दोनों में से किसी के भी एक पोल स्ट्रेंथ लेनी है और उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखें। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ पोल। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ पोल। ठीक है, हमें क्या लेना है? पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड लेना है। किसी भी पोल की पोल स्ट्रेंथ लो और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो प्लस माइनस हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्यू एम लिखना पड़ेगा। और मैग्नेटिक लेंथ हमारी कितनी है बच्चों? मैग्नेटिक लेंथ है हमारी 2L। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे पोर्स में कपल निकाला था हम लोगों ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाला था, वैसे ही यहाँ पर आपका क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका यूनिट आता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये मैग्नेट के बारे में हमारी सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती है।
आगे बढ़ते हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे, अगर यूनिट के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर होल स्ट्रेंथ की, और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन अ नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं। हमें एनालॉगस शो करना है इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट को, तो कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लास के बाद कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, हम लोग देख लेंगे जो भी डाउट आपका रिमेनिंग बचता है, या फिर शाम वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलो अब हम लोग देखो 3 बातें बताएंगे। यहाँ पर 3 कॉलम बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा हेडिंग, कौन सी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पार्ट में क्या थी, मतलब यहाँ क्या लगोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा यहाँ पर क्या लिखोगे नेक्स्ट वाले में, मैग्नेटिज्म। कंपैरिजन है दोनों पार्ट का और कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पर जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है पहले वो देखते हैं, क्वांटिटी का बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सी क्वांटिटी का स्टडी करते हैं, चार्ज का, और मैग्नेटिज्म में किसका स्टडी करते हैं, मैग्नेट का। ठीक है, एक जगह चार्ज का और दूसरी जगह मैग्नेट का। ठीक है, यहाँ पर फील्ड के बारे में दूसरा है, तो यहाँ पर कौन सी फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। पता है आपको चार्ज से लेकर क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज डिनोटेड बाय वेक्टर ऑफ ई। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, डिनोटेड बाय वेक्टर बी। एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एक जगह मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करते थे वो यूज करते थे 1/4πε0, और यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं μ0/4π। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि ε0 क्या होती थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 का मतलब क्या होता था, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर एंटर करने देता है, वो उसकी क्या होती है, परमिटिविटी होती थी। वैल्यू ऑफ ε0 इज इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने, 8.85 × 10⁻⁻12। वैसे ही यहाँ पर जो μ0 है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिशन टू पास मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ मीडियम। जैसे परमिटिविटी का मतलब क्या होता था, परमिशन टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे ही परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिशन टू पास मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ मीडियम इज नोन एज व्हाट, परमिएबिलिटी। ठीक है, μ0 की वैल्यू यहाँ पर होती है बच्चों 4π × 10⁻⁻7। ये दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकली एनालॉगस है। ठीक है, ε0 इज एनालॉगस तो है μ0 के, लेकिन कैसे एनालॉगस है, रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में आता है और ये ऊपर आता है, तो कैसे है दोनों एक दूसरे से एनालॉगस तो है, लेकिन कैसे है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता था वो कितना होता था, P बराबर से Q × 2L होता था, और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता था वो M बराबर से हमने क्या पढ़ा, Qm × 2L। ठीक है, ये चार्ज होता था, यहाँ पर उसकी जगह पर पोल स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, चार्ज की जगह पर क्या आ जाती है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आ जाती है। यहाँ पर फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता था, Q × E। ठीक है, QE लगता था, बराबर है। और यहाँ पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, Qm × B। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप चार्ज को कंपेयर किससे कर सकते हो, पोल स्ट्रेंथ।
ऐसे लिख सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, ध्यान दो, -p.E। ठीक है, और अगर आप मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर, सॉरी यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, -m.B। ठीक है, अगर आपने क्या रखा है, डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक डायपोल में इतनी एनर्जी होती है और मैग्नेटिक डायपोल में इतनी एनर्जी होती है। ये कुछ कंपैरिजन हो गया जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, और भी कुछ कंपैरिजन आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स होता था वो कितना होता था, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर नो फोर्स होता है, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर चार्ज अलग अलग रह सकते थे लेकिन यहाँ पर पोल अलग अलग नहीं रह सकते, तो पोल्स के बीच का फोर्स नहीं होगा। ये पोल्स के बीच का फोर्स यहाँ था, ठीक है, चार्ज के बीच का फोर्स था, लेकिन यहाँ पर तो पोल्स सेपरेट हो ही नहीं सकते। चार्ज सेपरेट हो सकते थे, Q1 को अलग रख सकते हो, Q2 को अलग रख सकते हो, लेकिन पोल्स को आप सेपरेट नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पर फोर्स नहीं होता है। ठीक है, अब आता है फील्ड। ये कल प्रूव करेंगे इसका डेरिवेशन हम लोग। फील्ड ऑन अ एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। याद है आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हम लोगों ने एक्सियल लाइन की फील्ड कितनी पड़ी थी, एक्सियल लाइन की फील्ड पड़ी थी 1/4πε0 2p/r³। एक्सिस के ऊपर फील्ड होती थी। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हमने किया है, और इसके अंदर वैसे ही क्या कितनी फील्ड होगी ये कल प्रूफ करेंगे। एक्सियल लाइन पर μ0/4π 2p/r³। ठीक है, ये कहाँ पर होती है, एक्सियल लाइन पर होती है। ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल फील्ड ऐसे मान लो, तो वो कितनी होती थी 1/4πε0 p/r³। इक्वेटोरियल लाइन पर इतनी होती थी, और इसमें वो कितनी हो जाएगी -μ0/4π m/r³। इसमें माइनस भी लगता है। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के सारे कंपैरिजन पढ़ लिए। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिज्म, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, ये सारी बातें हमने कर ली है। ठीक है, अब कल हमारा डेरिवेशनल पार्ट है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो बार मैग्नेट देखा है, ठीक है, हमने देखा कि बार मैग्नेट अपने सराउंडिंग के अंदर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि बार मैग्नेट की एक्सिस पर कितनी फील्ड बनेगी। ठीक है, बार मैग्नेट की अगर कोई इक्वेटोरियल लाइन पास हो रही तो उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, मतलब बार मैग्नेट की फील्ड्स के बारे में हम लोग कर पढ़ेंगे। ठीक है, आर्बिटरी पॉइंट होगा तो उस पर कितनी फील्ड बनेगी, ये 3 डेरिवेशन कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। किसकी बात स्टार्ट करेंगे, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो कैसे है, नॉर्थ साउथ है, कैसे है। ठीक है, तो परसों की क्लास में हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स आपका 3 डेज के अंदर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, कल और परसों में आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, स्कोरेबल चैप्टर है, क्योंकि स्मॉल चैप्टर है, ज्यादा कंटेंट नहीं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग दोनों पार्ट का कंबाइन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म पार्ट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।